इस सरकार को मुसलमान से झगड़ा नहीं है, इस सरकार का झगड़ा है एसटी एससी कि इस देश के एसटी एससी को रोको। हमारे बच्चों के भीतर किस तरीके से एजुकेशन की बात छोड़ के राम हनुमान नानक ऐसे ऐसे भगवान को स्थापित किया गया। तो जब तक राम को ढूंढिएगा तब तक आपकी गरीबी और आपकी आजादी संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ये मणिपुर जाते हैं तो मतो और गैर मतो जाति की बात समाज को तोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से यदि कोई रोजगार शब्द हुआ हो तो पप्पू यादव नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ सुना दीजिए। और एकल प्रणाली चला करके बीजेपी चाहती है इस हिंदुस्तान पर राज करना और चुनाव प्रक्रिया को भी रोकना चाहती है। ऐसे प्रखर आवाज आपके वीर डॉक्टर रतन जी और हमारे नेशनल दस्तक के प्रखर और एक बहुत ही क्रांतिकारी सुविचार जो लगातार अनवरत अपने कर्तव्यों के पथ पर ईबीसी ओबीसी दलित एसटी उनके हर तरह की आवाज, उनके आने वाले बच्चों की भविष्य, उनकी उम्मीद और एक सुंदर व्यवस्था कैसे बने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, जो लगातार अपने दायित्वों और कर्तव्यों के पथ पर चल रहे वो भी हम सबके बीच। ये दो ऐसे शख्सियत हैं जिनको आप सुनेंगे तो शायद आप सोच नहीं सकते। कल रात भी हमारे के साथ हम लंबे वक्त बैठे, फिर मुझे गर्व होता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विचार वाले लोगों के साथ कुछ पल बिताना। हमारे बीच बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे वरिष्ठतम नेता इस मंच पर विराजमान, नीचे मेरे बुजुर्ग और समाज के दर पर जो ये जो संख्या है ना, ये इसको आप डॉक्टर अब्दुल कलाम का परमाणु समझिए। ये संख्या संपूर्ण मानव निर्माण के लिए काफी है। ये जो हमारी भीड़ है इसको छोटी भीड़ नहीं समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब निकले थे तब की भीड़ को भी आप देखिए, तब एक छोटी छोटी संगोष्ठी के साथ परिवर्तन की बात की गई थी। जब काशीराम जी निकले थे तब भी या पेरियार या संत रविदास या कबीर या नानक या फूले या महात्मा, जब भी समाज परिवर्तन की बात आई है एक छोटी सी गोष्ठी होती है, छोटे छोटे विचार वाले लोगों के साथ संवाद हुआ, बातचीत हुई और वहां से मानव मूल्यों के लिए, मानव कल्याण के भाव के लिए लगातार जीवन में कई तरह के विचार आते गए। बौद्ध भी आए, विवेकानंद भी आए, नानक भी आए, मोहम्मद भी आए, राम रहीम रसखान सब आए। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन की बात आएगी तो जब हम देखते हैं वाल्मीकि जी, हम देखते हैं संत रविदास, हम देखते हैं सावित्री जी, महात्मा फूले, पेरियार, जब हम उनकी जीवनी और उनके कर्तव्यों को देखते हैं तब मुझे लगता है कि उनके कर्म ने, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका चिंतन मानवता की प्रगति के लिए कितना काम किया। आज लाखों वर्ष हो सकता है, हजारों हजार वर्ष, सैकड़ों वर्ष हमें काम करने पड़े और उसी की कड़ी में आज ये एक संगोष्ठी हमारे इस बड़े साहू अम्बेडकर फूले विचार मंच, जहाँ जगदेव बाबा की भी मूर्ति है, जहाँ ललई जी की मूर्ति है, जहाँ फूले साहू अम्बेडकर के भीषण का सवाल, जहाँ हमारे संघर्षित साथी राम साहब से लेकर इस प्रोफेसर साहब जी सभी लोग
एक बड़ी मेहनत करके इतने बड़े लोगों को बुलाया। चूंकि मुझे जाना है आगे मुरलीगंज में ब्रह्मकांत बाबू के फुटबॉल मैच का उद्घाटन 1 बजे, अभी 6 अस्पताल का उद्घाटन था, मंत्री आए हुए थे, आज ही मुझे डेट दे दिया, मुझे लेट हो गई। मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। मैं सम्मानित सभी लोगों का, आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं माँ बहनों को भी, जिनकी ऊर्जा से हम सबका निर्माण हुआ है, आप हैं तो हमारी जीवन की खुशियाँ हैं। आपने हमें जीना, आपने हमें संघर्ष करना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, आपने मुझे खुशियाँ ढूंढना सिखाया। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी बेटियों को, अपनी माँ और बहनों को, और जो नीचे हैं आप सब लोग क्या हैं, शायद आपको नहीं पता, शायद देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, लेकिन पप्पू को पता है। आपके बगैर समाज का, संविधान का और इस देश का कोई मतलब नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ, आप सर्वोत्तम, आपकी प्रतिष्ठा सिर्फ विचारों में नहीं, आचरण, चिंतन, चरित्र में आपका सम्मान कंप्लीट रूप से जीवन में। हम बार बार कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बहुत सारे जनप्रतिनिधि, अलग अलग पंचायत के मुखिया जी, दूर से, परमंत्री से, सभी जगह के जिला पार्षद, मुखिया जी, प्रमुख, सब लोग, लेकिन इंसान की इज्जत इस देश ने नहीं की, आज भी नहीं कर रहा, कल भी नहीं करेगा। उगते हुए सूरज को यह देश प्रणाम करता था। यह देश, मेरा मानना है, हमेशा मैंने देखा है, ये अब जैसे एक छोटा सा बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ये मणिपुर जाते हैं तो मर्दों और गैर मर्दों जाति की बात समाज को तोड़ते हैं। जब ये हरियाणा जाते हैं तो जात गैर जात करके समाज को बांटते हैं। जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख गैर सिख, जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ ये जिस जाति की संख्या समाज के निर्माण में जिसकी कुर्बानी रही हो, दुनिया में आजादी से लेकर के आज तक पंजाब और बंगाल के इतिहास को आप देखेंगे तो आप सभी इतिहास के अभिप्राय होंगे। आप हर हिस्ट्री को उठा के, हम भले ही बहुत बड़े थॉटफुल हो गए, हम बौद्ध वाले हो गए, हम विशाल, हम कंप्लीट समाजवाद के जनक हो गए, वैशाली मेरा इतिहास हो गया, हम शून्य से लेकर के सीधा तक गए, हम अर्थशास्त्र के जनक हो गए, राजा, मगर इतिहास कर्म की भूमि हो गया, चाहे सीता की भूमि हो जाए। जब संघर्ष के चरित्र की बात आएगी और बड़ी कुर्बानी की इतिहास की बात आएगी तो उसमें पंजाब, बड़ा पंजाब, उसमें हरियाणा भी, उसमें बिहार का एक बड़ा हिस्सा बंगाल भी, वो सर्वप्रथम आता। और जब ये जाते हैं साउथ, वो हिंदी गैर हिंदी करते हैं। जब ये महाराष्ट्र जाते हैं तो वह मराठी गैर मराठी करते हैं। देखिए एक बात समझिए, अब स्थिति क्या हो गई। मैं क्या कहता हूं बार बार कि हमारे लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, हमारे लोग बात करते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति की बात कैसे हो। हम तो भैया बहुत छोटे लोग हैं। मैंने जीवन में एक बात हरदम सीखा कि आप किसी भी समाज को बदलने के लिए, जब आपके पास व्यवस्था थी, आजाद हिंदुस्तान के पहले जब संविधान निर्माता ने एक लकीर ही थी, बाबा साहब अम्बेडकर, और जब आजादी के बाद सरकार निर्मित हुआ तो ये तय हुई थी कि इक्वलिटी, जस्टिस, इकोनॉमी, आर्थिक आजादी, एजुकेशन की आजादी,
और जस्टिस इक्वल, और किसी रंग, भाषा, कपड़े, खान पान, गरीबी आधार नहीं होगा। आधार होगा कंप्लीट रूप से आर्थिक आजादी। 10 साल से 20 साल का लाइन था उसका कि हम हिंदुस्तान की गरीबी को, हिंदुस्तान की एजुकेशन व्यवस्था को हम 60-80% से इक्वल ले जाएंगे और इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करेंगे, अर्थव्यवस्था को आम आदमी तक हम पहुंचाएंगे और आम आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड, उसके जीवन रेखा को इकोनॉमिकल हम स्टैंडर्ड करेंगे। और जस्टिस जो होगी वो कंप्लीट रूप से हर व्यक्ति के साथ न्याय है और उस व्यक्ति का सामाजिक सम्मान, उसकी सांस्कृतिक आजादी, उसके विचारों की आजादी, उसके जीने की आजादी और उसके अधिकार को संरक्षित करने की बात 20 साल से ज्यादा नहीं था। आप उठा के देख लीजिए, आप कब की बात करिए, हुआ क्या? आज हम आजादी के कितने साल बाद जब मेरा सर्वे आया, सर्वे में 98.8% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास वैक्यूम नहीं है। अभी जो सर्वे किया गया, लगभग 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन, 3 और कपड़ा और फूस का घर लगभग 72% लोगों के पास, पक्के के मकान नहीं है, खेती नहीं, पक्के के मकान नहीं, एजुकेशन नहीं, स्कूल जाने की संख्या बच्चियों की नहीं, मुसहर जाति में 0.2% नहीं, मुसहर के बाद डोम जाति में 0.1% नहीं, मुसहर में एमए करने वालों की संख्या 100 नहीं, बेटियों में 100 बेटी आजादी के बाद एमए नहीं करता, जो हमारे बिहार की स्थिति। भैया हम आपसे कोई बात करने नहीं आई और बात करेंगे हमारे प्रोफेसर रतन सर, संविधान, उन चीजों की बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आजादी के बाद जिसके हाथ में रोजगार नहीं, जिसको बैंक पैसा नहीं देते, जिसके न्याय एक सर्वे करने वाला व्यक्ति 20,000 रुपये लिए बगैर हम मोटेशन और जमाबंदी नहीं हो सकते। हम ब्लॉक में जाते हैं जिसका 93% लोगों को आरटीपीएस पर नंबर बदलने और नाम बदलने के लिए 400 रुपये के बगैर हम बदल नहीं सकते। हमें नीचे से ऊपर तक किसी भी न्याय व्यवस्था हमारी मदद नहीं करता। हाँ, मेरे लिए एक चीज जरूर पैदा हुआ और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट किया है कि अरवा चावल 5 किलो अनाज पर हम जिंदा रहने के लिए हमने अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा लाइफ 5 किलो अनाज है और हम इसी से जिंदा रहेंगे। हमें नेता लोगों ने अच्छा काम किया है। जब बाढ़ आता है तो पप्पू यादव की माँ बहन का कपड़ा उठा करके 82% गरीब कमजोर तबके के एबीसी पढ़ाई, पासवान राम, ऐसे लोगों को बाढ़ का कपड़ा पहुंचा देंगे, आनंद लेंगे 2 रोटी ब्रेड से। आपके लिए कोई परिवर्तन मैं जो सर्वे में देखा, बात हमारी संविधान की सिर्फ नहीं है, बात हमारे एजुकेशन की नहीं है, बात हमारी वोट की है, बात हमारे सिस्टम की है। सरकार किसकी नहीं बनी? प्रोफेसर साहब, सरकार 20 सालों से 40 सालों से बिहार में किसकी, किस जाति की? क्या ओबीसी नहीं है? क्या मायावती जी की सरकार नहीं बनी? क्या हिंदुस्तान में और लोगों की सरकार नहीं बनी? हमारी सरकार नहीं थी।
हम बात करते हैं मंडल कमीशन की, हम थोड़ा सा मंडल कमीशन पे आते हैं। आप किसी व्यक्ति की पूजा आप लोग करते हैं, मैं उस व्यक्ति के विचारधारा को रेस्पेक्ट करता हूं, मैं पूजा नहीं कर सकता। मंडल कमीशन सामाजिक संघर्ष का एक प्रयास है, जिसमें जो जिस वक्त थे उन्होंने उसका प्रतिबिंब बन करके मंडल कमीशन स्थापित हुआ। मंडल कमीशन के बाद रतन साहब कितने ईबीसी, कितने ओबीसी, हम एसटी को बात में लाए, हम ओबीसी की बात करना चाहेंगे। ओबीसी को जो मदद मिली मंडल कमीशन में, उसको सबसे कम आप जानते हैं। मंडल कमीशन में ओबीसी, एसटी, एससी से भी ज्यादा थे, और यह बात लगातार चर्चा नहीं हुई। कभी भी हमारे नेता ने इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी मूल्यांकन नहीं किया, कभी हम प्रयास नहीं किए कि मैं इसको एक बार रिव्यू करूं कि मंडल कमीशन की जितनी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उसके बच्चों को कितना मदद मिली, यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, एससी में, किसी भी तरह के नौकरी में। आप उसकी भी चर्चा जरूर कीजिए, आप उसकी भी रिव्यू की बात। मंडल कमीशन के बाद आपके आरक्षण, जब आपकी संख्या बढ़ी, क्या मूल्यांकन आरक्षण खत्म करने की बात होती। देखिए आरक्षण को खत्म कैसे क्या गया, इसको समझिए। इस सरकार को मुसलमान से झगड़ा नहीं है, इस सरकार का झगड़ा है एसटी, एसटी कितना है, एससी 17-8, 17.5 एससी, 8-8 एसटी, दोनों को मिलाए, दोनों की संख्या थी। हम 24 दिन अभी रांची में थे, झारखंड में 1.2% आदिवासी के थाली में दाल और सब्जी नहीं, और 2.3% आदिवासी को पक्का का मकान। आप हमको एक बात बताइए, क्या हमारी सरकार में क्या सबसे ज्यादा मिनरल्स नहीं है वहां? क्या किसी ने उस मिनरल्स को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की? क्या कोई माइंस एक एसटी के हाथ में है? क्या कोई खदान किसी एससी के हाथ में है? क्या कोई बड़ी संपदा किसी एससी के हाथ में है? क्या कोई फैक्ट्री का अधिपति, कोई डायरेक्टर कोई एससी के हाथ में है, कोई ईबीसी के हाथ में है? मेरा सवाल संविधान से सिर्फ नहीं है, मेरा सवाल है हमारी व्यवस्था से आजादी के बाद हम आए हैं सरकार में, हम रहे हैं सरकार में, हमने दर्शन तो दिया, हमने एक परिवर्तन की बात तो की, हम समय समय पर आए, हम सत्ता भी दी, संघर्ष भी की, लोगों ने हमें सत्ता भी दिया, लेकिन जिस आजादी की बात, जिस फ्रीडम की बात, जिस खुशियां की बात बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, जब हमारे बड़े ऐसे लोग जिन्होंने संकल्प लिया था, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद सरकार बनाने के बाद महात्मा गांधी, एक बेसिक थीम थी, हमें कितने दिनों में इस देश के 40 करोड़ लोगों के, उस वक्त हमारी आबादी 39.5 थी, 40 करोड़ लोगों की आजादी, उसके फ्रीडम की बात हम कैसे करें? वो नहीं हुआ, और हमारे लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। नतीजा हुआ जब वर्तमान सरकार आई तो उनको लगा कि इस देश के एसटी एससी को रोको, यदि इनका राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो गया, इन्होंने एसटी एससी और ईबीसी
और माइनॉरिटीज के लोग एक हो गए। एक तरफ 17%, 8%, ईबीसी लगभग 9-11%, माइनॉरिटीज के लोग लगभग 14%। ये जब एक हो गए तो सत्ता कभी भी, सबसे पहला सत्ता कैसे अपनाया जाए, उसके लिए उन्होंने पूंजीवाद को सबसे ऊपर लाया। देखिए, जब किसी लड़ाई को लड़ना हो ना तो पूंजीवाद को बढ़ावा दीजिए। आप इसको समझ लीजिए, पूंजीवाद पर बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूंजीवाद को बेगर समझे इसका परिवर्तन नहीं हो। उसके खेल को जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो आगे जाना, आपसे आगे मिलना भी है। इससे पूंजीवाद के द्वारा जो खेल की शुरुआत हुई है, और ये जो सोशल मीडिया जो आया भारत अन्ना हजारे के आंदोलन के समय, और इस सोशल आंदोलन का दुष्प्रभाव क्या हुआ हमारे जीवन में, और हमारे लोगों को किस तरह डाइवर्स किया गया, आवाज क्या किया सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे बच्चों को किस तरीके से डाइवर्स किया गया, हमारे बच्चों के भीतर किस तरीके से अर्थ की बात छोड़ के, एजुकेशन की बात छोड़ के, राम हनुमान नानक कैसे भगवान को स्थापित किया गया, अम्बेडकर को दूर रखा गया, सुभाष को दूर रखा गया, महात्मा फुले को दूर रखा गया, सावित्रीबाई फुले को दूर रखा गया, कभी को दूर रखा गया। हिंदुस्तान का पीएम कभी भी सामाजिक न्याय के पिता का नाम नहीं लेते, कभी एक नाम बता दो जब मोदिया हो, वो नहीं रह सकते मुसलमान से। इस दुनिया में 100 कोई जाति है, 100, उससे नहीं लड़ सकते हम। और सर, मात्र 18 करोड़ मुसलमान, वो आपसे नहीं लड़ सकता, सबको पता। एक गांव में 2000 ज्यादा हो, 100 कोई दूसरी जाति, कौन लड़ेगा? ढाली घाट से लड़िएगा, बता दीजिए, लड़ेगा? बहुत सर नहीं लड़ सकता, ये गलत ट्रैक में जा रहा है। मुसलमान को एक आग बना दिया गया और काम हो रहा है आरक्षण खत्म करो, कैसे नौकरी खत्म करो, कैसे बहाली खत्म करो, कैसे प्राइवेट करो। हमारे लोग थे सरकार में, निजीकरण में आप प्राइवेट में आपने 70% आरक्षण क्यों नहीं दिए? आप जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं दिए? आप दे देते। आज आप 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच रोजगार वाला आप हमको सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी के मुंह से यदि कोई रोजगार शब्द हुआ हो तो पप्पू यादव नरेंद्र मोदी का पैर पकड़ दिए, सुना दीजिए। इस देश का नेता कभी भी रोजगार की बात नहीं के बराबर करता, इकोनॉमी के बाद पूंजीपतियों की बात होती। बैंकिंग का काम नहीं हुआ, रेलवे का काम नहीं हुआ, आपको सिपाही, अग्निवीर और स्कूल, ये 3 मात्र एक व्यवस्था बची है, और कुछ चपरासी टाइप के लोग, और वह एग्जाम भी अब एसटी एससी का बच्चा नहीं कर सकता। आरक्षण की संख्या देख लो, जिस आरक्षण को बनाने के बाद समाज के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अंदो करो 85%, स्टालिन ने सबसे पहले इसका जिक्र किया, राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया, स्टालिन ने लागू किया। कौन बात है? कौन उसको फॉलो करता है?
प्राइवेट नौकरी में आप चले गए, अब आपकी नौकरी को तय कौन करेगा? अदानी, अंबानी, आप वो तय करेंगे और वहां आरएसएस के लोग बैठेंगे। वो पूछेगा आप किस गोरा हो या काला, कपड़ा गंदा है या अच्छा, घर कैसा है, पैसा है या नहीं, भाषा क्या है, अम्बेडकरवादी हो या रामवादी। आप इसको जान लें, हम सब वादी हैं, हम रामवादी भी, हम उसका सम्मान, उसकी भी पूजा करते, कृष्णवादी भी। लेकिन जो जीवन के अमूलचूल क्रांति में जिस बाबा साहब ने संविधान में हमें जीने का अधिकार और लड़ने का हमें आवाज दिया है, हम सबसे पहले अम्बेडकरवादी थे। तो आप पूंजी की खेल को समझिए, आप आडंबर अंधविश्वास कर्मकांड को खेल को समझिए, आप लगातार महिलाओं के माथे पर सबसे ज्यादा कलश दलित और एसटी के बेटी पर होता है। भगवान सबसे ज्यादा दलित की बेटी को चाहिए, दलित की औरतों को चाहिए। एसटी की माँ सबसे पहले आगे में गुड़ लगा का पूजा 10 रुपया यही लोग देती है, जो बाबा आएंगे यही लोग देंगे। सबसे ज्यादा फॉर्म इन्हीं लोगों को चाहिए, सबसे ज्यादा भगवान जेब में पैसा नहीं, 400 रुपए की साड़ी नहीं, 40 रुपए का चप्पल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, घर पे घर नहीं, दुनिया पूछती नहीं, धरती में गाली सुनता। लेकिन भगवानवादी सबसे ज्यादा यही लोग, भागवादी यही लोग है। इन लोगों को लोगों ने बता दिया है, तुम भागवादी हो, तुम भगवानवादी हो, तुम्हारे भाग में लिखा है गरीबी, तुम्हारे भगवान ने लिख के भेज दिया है तुमको कि 400 रुपए की साड़ी ही पहनना है, तुमको अरबा चावल ही खाना है, ये भगवान तय कर दिया है। पप्पू यादव की बेटी को तय नहीं किया, हमारी बेटी माथे पर कलश नहीं लेगी, हमारी बेटी पैदल नहीं जाएगी, हमारी बेटी आगे के पंक्ति में नहीं बैठेगी, हमारी बेटी यात्री बनेगी, वो मंच पर जाकर के ऐसे करेगी और दलित की बेटी को गोद लगेगी। इनको समझाइए ना, पहले इनको ना समझाइए, हमको कहा समझाना, इनको समझाइए। और मैं जा रहा हूं भैया, सबसे ज्यादा मैं एक बात कह के जा रहा हूं, आपका जात हो या मेरा जात, जात हम नहीं जानते, या दिल्ली में बैठने वाले का भगवान हो या हम लोग का भगवान। सर, यदि आप बड़े परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने वोट की कीमत, अपने संविधान का सम्मान और अपने जीवन की गति, आप में संघर्ष करने की क्षमता तक होगी। क्योंकि आपको लगता है कि मैं जो लड़ूंगा तो अपने बच्चों को खिलाऊंगा कहां। मैं मानता हूं आपकी इकोनॉमी आपको परेशान करता है, मैं मानता हूं आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आपको लड़ने की हिम्मत नहीं दे पाता है, मैं मानता हूं सामाजिक परेशानियां आपको फ्रीडम नहीं देती, मैं मानता हूं कि आपके जीवन में अभाव और डर का बहुत बड़ा कारण इकोनॉमी, जस्टिस, आपकी सरकार आपकी बात नहीं करती, आपके लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं करती। इस बात को मैं मानता हूं। नतीजा है इस देश में संघर्ष करने की क्षमता घट गई। अब हम बैठे बैठे यूट्यूब पर ही सब कुछ हम काम कर लेते हैं। किसी को यदि हमको बर्थडे भी करना तो हैप्पी बर्थडे हम सोशल मीडिया पे कह लेते हैं। अब हम शरीर को हिलाते बुलाते नहीं है, लेकिन आपको निकलना होगा। इस देश में जो जातीय जनगणना है, ये कोई राजनीतिक जनगणना नहीं है। ये हो सकता है ओबीसी में ज्यादा, कोयरी, कुर्मी, ये 3 जात हो सकता है कि आर्थिक सामाजिक रूप से, जबकि ज्यादा जो जनगणना आई है भूमिहार और मुसहर, इसकी जो इकोनॉमी अभी जो आई है
बेसिकली जो गरीबी जो संख्या के मामले में आप जब उठा के देखिएगा तो उसमें अशिक्षा, गरीबी और जो निचले स्तर पर है उसकी संख्या 14% होने के बावजूद वो निचले स्तर पर है। लेकिन संख्या बल के कारण जिन्हें राजनीतिक ताकत मिली, बदलाव करने की अपने समाज में वो अगुवाई किया। ओबीसी ईबीसी में यदि ऊंची जात में ब्राह्मण, बुनियाद, राजपूत नेतृत्व किए तो ओबीसी में लोगों ने इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यादव, कोरी, कुर्मी लगातार आपने उसको संबल दिया। आप उठा के हो सकता है मेरी प्रगति आपसे ज्यादा हुई, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जाति जनगणना ईबीसी ओबीसी करके कि हमारी स्थिति क्या है, किसको हमें राजनीतिक आर्थिक रूप से आगे रहना पड़ेगा, किसको हमें आरक्षण ज्यादा देने की जरूरत है, किन्हें हमें नौकरी पेशा में लाने की जरूरत है, किन्हें घर की जरूरत है, किन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए जाति जनगणना ये कोई राजनीतिक जनगणना नहीं है, ये जीवन बदलाव, जीवन परिवर्तन की जनगणना है। इसीलिए जाति जनगणना राहुल गांधी जी बराबर ये चर्चा और वो उठा रहे हैं, हम लोग सदन में उठा रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा है, ये होना चाहिए। लेकिन जब जाति जनगणना की बात उठाते हैं तो दलित, एसटी, एससी, बीसी के लोग कहते हैं राम मिलने रहो छोड़ा न जाए, नए खेबे राम मिल गए। तो जब तक राम को ढूंढिएगा तब तक आपकी गरीबी और आपकी आजादी संभव नहीं है। जब तक इनके फेरे में रहिएगा तब तक आपकी बदलाव नहीं होगी। एक आरक्षण आपका खत्म हो गया। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आप भले रोड पर मत आइए, सोशल मीडिया पर क्रांति की शुरुआत, दुनिया बन गई। आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आप जाकर देखिए पप्पू यादव को बहुत फॉलो करता है। इस देश के जितने नेता हैं सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सबसे ज्यादा लाइक और सबसे ज्यादा दुनिया यदि देखती है तो उसका नाम पप्पू यादव। आप पास गूगल है, आप चेक कर लीजिए। एक तरफ पप्पू यादव का पेज दिखा लीजिए, एक तरफ इस देश के नेताओं का पेज दिखाइए। आप जाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपनी बात रखिए, लिखिए। आप जब आपके नेता पर हमला होता है तो आपको जवाब ना देते, आप लोग कमेंट तक नहीं करते, आप चुप हो जाते हैं, आपके लड़ने की जज्बा खत्म हो गई और 100 लोग आपके नेता को गाली देकर बर्बाद करते। फिर आप लड़िएगा। इसलिए आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ऊपर संविधान पर हमला किया। संविधान पर हमला का मतलब डायरेक्ट नहीं किया, उसके इर्द गिर्द जितनी व्यवस्था है सबको उन्होंने कंप्लीट रूप से हमला कर दिया ताकि संविधान शून्य हो, संविधान की वैल्यू खत्म हो और हम इस देश में अकेला बादशाह करें और दुनिया के हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान की तरह इस देश के बादशाह करें, डेमोक्रेसी को खत्म करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करें और एकल प्रणाली चला करके बीजेपी चाहती है इस हिंदुस्तान पर राज करना, अकेला चाहती है। वो चुनाव प्रक्रिया को भी रोकना चाहती है, वो सारे सिस्टम को ध्वस्त कर संविधान की और नए संविधान को बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन को, चरित्र को, न्याय व्यवस्था को, जिन्होंने कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं किया, जिन्होंने कोई फर्क नहीं किया एसटी एससी में, यदि करना चाहते वो एसटी और ओबीसी में फर्क कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इक्वल जस्टिस की बात की, उन्होंने इक्वल न्याय की बात की, इक्वल लोगों के चिंतन और राजनीतिक बदलाव की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर से भरे संवेदनशील इंसान और सबसे बड़े मानव के पुजारी, मानवता के प्रतीक, सबसे बड़े मानव धर्म को किसी ने निभाया वो बाबा साहब अम्बेडकर, हमसे भरा किसी ने नहीं निभाया। इसलिए हम उस ताकत को समझें, उसको महसूस करें और जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के पथ पर चले हैं
जिसकी तस्वीर लगी है, जो मेरे जीवन का आदर्श है, जो उस आवाज को उठाता है और आज भी अपने मर्जी के जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, उसका नाम हिंदुस्तान में राहुल गांधी है, जो सिर्फ अकेले बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर मरने की तैयारी, और कुछ ऐसे लोग जो शौक में एक्सट्रीमिस्ट है, दलित है, या कुछ ऐसे लोग कुछ जगह हैं जो बैठ कर भी आवाज दे रहे हैं जिसकी आवाज नहीं आ रही है, और जो बिहार और यूपी में जिन्हें अगुवाई करने का मौका मिला, उन्होंने हमारी आर्थिक एजुकेशन की स्थिति को नहीं समझा। सिर्फ सामाजिक न्याय की बात आई, सिर्फ पॉलिटिकल परिवर्तन कुछ हुआ, हम उस पॉलिटिकल परिवर्तन से हम आगे आए, लोग कहते हैं आवाज मिली, लेकिन हमारी आवाज को ब्लॉक में, गांव में, सर्वे में, एजुकेशन, हेल्थ में, सेंटर में खत्म कर दिया। और हमारी आवाज को जब हम जाते हैं एग्जाम देने तो 20 लाख, जाते हैं हम किसी भी तरह के कंपटीशन में तो 8 लाख, एसटी है 6 लाख, ओबीसी है 12 लाख, अपर कास्ट है, जनरल ओबीसी है 20 लाख। न 20 लाख रुपया होगा, न 6 लाख रुपया होगा, न गरीब के बच्चे सामाजिक, राजनीतिक और रोजगार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। इन लोगों ने पूंजी को बढ़ाया, एक तो पूंजी के माध्यम से इन लोगों ने भगवान को स्थापित किया और हमको कंप्लीट अंधविश्वास का डंगर मिलाकर भागवादी बना दिया, भगवानवादी बना दिया, हमें अम्बेडकरवादी से दूर कर दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सब ये ताकत है यहाँ से रतन बाबू और शंभू जी की क्रांतिकारी विचार को सुन के जाइए, आपको लगेगा ऐसे लोगों के हाथ में ही देश की व्यवस्था का एक बड़ा बैरियर, और ये संचालित ऐसे लोगों को समाज में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी लड़ाई जारी है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कल से सदन है, लोकसभा जाना है और लोकसभा में कोशिश करूंगा आपकी हर बात को उठाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।